ठीक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर दिलीप गंगवार आपके अपने चैनल डीके कैरियर क्लासेस या डीके कैरियर परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कई दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक लेक्चर लेकर फिर आया हूं और ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे सजीव की लिविंग चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। जिन चीज़ों में जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन की क्षमता होती है, उनको हम लोग लिविंग कहते हैं। तो सजीव को भी हम लोग इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। और आपने बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी, पेड़ पौधे देखे होंगे, जीव जंतु देखे होंगे, छोटे बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बादल को देखा होगा, बस को देखा होगा, कार को देखा होगा, बच्चों के खिलौनों को देखा होगा। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो उससे ये पता लग जाता है कि कौन सी वस्तु जो है सजीव है और कौन सी वस्तु निर्जीव है। तो यहाँ पे जो हमने अभी बात की थी पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, तो ये सब जो होते हैं हमारे सजीव में आते हैं। इसके अलावा जो हमने बताया आपको बादल, ट्रक, खिलौने, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी निर्जीव में आती हैं। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ पे सजीव की बात करेंगे कि सजीव। अब बात ये आती है कि सजीव जो हम पेड़ पौधों को देखा हमने, खिलौनों को देखा हमने, बस ट्रक को देखा हमने, बादल को देखा हमने, तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सी वस्तु सजीव है या कौन सी वस्तु निर्जीव है। तो मैं अब आपको यहाँ पे बताऊंगा कि उनके कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं, कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जिसके बेस पे हम लोग सजीव और निर्जीव को पहचानेंगे। तो मेनली हमारा टॉपिक यहाँ पे जो है आज सजीव है। हम सजीव की बात करेंगे कि किस बेस पर हम किसी वस्तु को सजीव कहते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा जीव जंतु जिसमें जीवन पाया जाता है उसको हम लोग सजीव कहते हैं। तो सजीव के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा या ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आपको बताऊंगा या ऐसे बहुत सारे करेक्टर मैं आपको बताऊंगा जिसके बेस पे तुम आसानी से इस चीज़ को पता लगा लोगे कि सजीव क्या होता है। आइए हम यहाँ पे कुछ लक्षणों की बात करते हैं। सबसे पहला है सजीव को मालूम कैसे करेंगे हम लोग। सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहला पॉइंट हो गया साथियों कि कोई भी जो सजीव वस्तु होगी उसको अपने लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, जिससे वो अपने जीवन को निरंतर बढ़ाती रहे, उसकी सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती रहें, जितनी भी प्रोसेस उसकी बॉडी के अंदर होती है वो चलती रहे। तो उसके लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि कोई भी सजीव जंतु, कोई भी पेड़ पौधा या मनुष्य या कोई भी जानवर, उसको भोजन की आवश्यकता जरूर होती है, अवश्य होती है। इसलिए उसका पहला फैक्टर हो जाता है कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा फैक्टर है सभी सजीव सजीव श्वसन करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। देखिए साथी, आपको पता होगा कि जो व्यक्ति जीवित होगा तो वो जरूर सांस लेगा। कभी किसी डेड बॉडी को आपने साथ सांस लेते हुए देखा? नहीं, क्योंकि वो सजीव नहीं है। तो सजीव का ये मेन कैरेक्टर है कि कोई भी जंतु, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी मनुष्य जब वो सजीव होगा, जब वो जीवित होगा तो वो श्वसन करेगा। तो श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? श्वसन में हम लोग वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ऐसी पेड़ पौधों की अगर हम लोग बात करें तो पादप जगत में भी बेटा रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। तो पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, पौधे ऑक्सीजन देते हैं लेकिन हमेशा नहीं देते। मैं आपको ये बात स्पष्ट करा दे रहा हूँ। और यूपी टेट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है
कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या लेते हैं। मेरी बात को फिर से सुन लो। क्वेश्चन यूपी टाइप में 2013 में आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौधे वैसे नॉर्मली जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, लेकिन जब वो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, तो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। वैसे हमेशा हम लोग मेरे पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को देता है। तो अब आप समझ गए होंगे आई होप कि कोई भी सजीव जगत का व्यक्ति हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, वो हमेशा श्वसन करता है और श्वसन में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देता है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट आता है सभी सजीव जगत में, सभी सजीव जगत में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है। तो शरीर जगत में उत्सर्जन की बात यानी कि जो चीज हम लोग लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं या हवा के रूप में लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमें जितनी चीज की जरूरत होती है उतनी तो हम लोग यूज कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी जो बॉडी होती है फालतू के वेस्ट मटेरियल को एस्पिरेटरी मटेरियल के रूप में अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को गर्मियों में पसीना आता है, तो पसीना क्यों आता है, क्योंकि हम लोग जो पानी पीते हैं अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए, तो जितना पानी हम लोग यूज़ कर लेती है हमारी बॉडी अपने काम में उतना तो यूज़ कर लेती है। बाकी पानी जो होता है हम लोग एस्पिरेटरी मटेरियल के रूप में यूरिन की फॉर्म में निकाल देते हैं और पसीने की फॉर्म में निकाल देते हैं, और उससे जो हमारी बॉडी के अंदर की गंदगी होती है जो फिल्टर होकर आती है, वो जो होती है फालतू की चीज़ें उत्सर्जन के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से प्लांट्स भी एस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स में जो फालतू के मटेरियल होते हैं वो उसको वो लोग जो है कुछ विशेष अंगों में या तो डिपोजिट कर देते हैं या फिर उनको निकाल देते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो ये सजीव जगत की एक विशेषता होती है कि सभी सजीव जगत उत्सर्जन होता है, सभी सजीव जगत में उत्सर्जन होता है। अब हम लोग बात करते हैं सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अक्रिया करते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अभिक्रिया करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सजीव जो होता है वो किसी भी आसपास में होने वाले परिवर्तन के प्रति जो होता है कोई ना कोई क्रिया जरूर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग कहीं पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे कोई आग जला रहा है, आग जब जलती जैसे हीट होती है तो हम लोगों को जब ऊष्मा महसूस होती है तो हम लोग आग से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। तो यही होता है हमारा कि सजीव जगत जो होता है किसी भी उद्दीपन के प्रति अभिक्रिया करता है। आई ना बात समझ में। तो ये इस तरीके से कोई भी जीव जंतु जो होता है वो सभी करते हैं। जैसे काकरोच है, अगर उससे रोशनी देखी तो अंधेरे में भाग जाता है, आ रहा ना। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई मिठाई देखी हमने, कोई मीठी चीज़ देखी तो हमारे मुंह में अचानक पानी आ जाता है। तो ये सब उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं हैं। तो ये सब सजीवों की जो है विशेषताएं होती हैं। ऐसे अगला आता है हमारा सजीवों में इंद्रियां पाई जाती हैं। सजीवों में इंद्रियां पाई जाती है। इंद्रियां कह लो चाहे सेंस ऑर्गन्स कह लो, एक ही बात है। तो हम सब जानते हैं कि मुख्य रूप से सजीव जगत में जो है या मनुष्यों की बात करें यहाँ पर, तो 5 इंद्रियां पाई जाती हैं जिनको हम लोग सेंस ऑर्गन के रूप में भी बोलते हैं। कौन कौन सी होती हैं? 5 के नाम में लिख रहा हूँ यहाँ पे। आँख,
त्वचा, आँख, नाक, कान, त्वचा। और जीभ, ये जो होती हैं इंद्रियां होती हैं। आँख से हम लोग क्या करते हैं? आँख से हम लोग देखने का कार्य करते हैं, ठीक है। नाक से सूंघने का कार्य करते हैं, सूंघने का कार्य करते हैं। कान से सुनने का कार्य करते हैं। त्वचा स्पर्श का अनुभव कराती है। जीभ स्वाद का कार्य करती है। देख रहे हैं आप लोग, सजीवों में जो इंद्रियां पाई जाती हैं उनकी संख्या 5 होती है। उसमें हमने बताया आपको आँख। तो आँख जो है हमारा संवेदी अंग है, बहुत सेंसरी ऑर्गन बोला जाता है और बहुत नाजुक अंग भी होता है हमारे शरीर का। तो उसका मुख्य कार्य होता है देखने का होता है, जिससे हम पूरी सजीव जगत को, संसार को देख सकते हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है। इसके अलावा नाक, नाक का काम होता है सुनने का। इसको हम लोग ध्यान भी बोलते हैं। ध्यान मतलब जो हमें सुनने की शक्ति प्रदान करती है और हम गंध, दुर्गंध या खुशबू को महसूस करते हैं, तो वो सब नाक के अंतर्गत आता है, सुनने के कार्य भी अंतर्गत आता है। कान, कान सुनने का कार्य करते हैं, यानी कि कौन बोल रहा है, कहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, तो हम लोग उसी की तरफ यूँ आकर्षित होते हैं कि ये सब काम किसका है? कान का। त्वचा, त्वचा हमें स्पर्श का अनुभव कराती है। जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके कोई आके हल्के से पिंच बोले तो आप एकदम कूद पड़ते हैं, तो ये क्या है? ये स्पर्श है। तो त्वचा का मुख्य कार्य स्पर्श होता है। जीभ, जीभ 3 भागों में बटी हुई होती है, अपर, मध्य और इनर। तो ये जो होता है हमारे लिए स्वाद का कार्य कराती है। जीभ सबसे अगले वाला जो सिरा होता है, ये हमें मीठे का अनुभव कराता है, और जीभ का सबसे अंदर वाला सिरा जो होता है वो हमें कड़वे का अनुभव कराता है, और इधर उधर साइड से जो बीच वाला सिरा है वो हमें खट्टे का अनुभव कराता है। तो इस तरीके से जीभ हमें जो है स्वाद प्रोवाइड करती है। अगला आता है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 5वें नंबर तक अब मैं आपको छठा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। सभी सजीवों में वृद्धि होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि सभी सजीवों में वृद्धि होती है, और वृद्धि जो होती है एक निश्चित टाइम के लिए होती है, यानी कि किसी भी चीज में वृद्धि पूरे जीवन होती नहीं। समझ रहे हैं आप? वृद्धि का एक समय होता है, निश्चित समय होता है, तो उसमें जो है होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे वो मनुष्य हो। तो वृद्धि एक कैरेक्टर होता है सभी सजीवों का, और सभी में वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है जिसको हम नवजात शिशु बोलते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होकर एडल्ट हो जाता है, और कुछ समय के बाद अपना जीवन यापन करने के बाद वो बुढ़ापे में आ जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो एक निश्चित समय के बाद सजीव को जो है मृत्यु भी प्राप्त होती है, और मृत्यु पर्यंत अपने शरीर को त्याग के चला जाता है। तो ये सजीवों का कैरेक्टर है कि उसमें हमेशा वृद्धि धीरे धीरे होती रहती है, एक निश्चित सीमा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सजीवों में प्रजनन होता है। सजीवों में प्रजनन होता है।
तो ये बेटा लिविंग वर्ल्ड की एक विशेषता होती है, सजीवों का एक मुख्य लक्षण होता है, करैक्टर होता है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अपनाते हैं, और जिसके द्वारा वो एक अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसको ही हम लोग सजीवों में प्रजनन कहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि मनुष्य अपने परिवार को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को जन्म देता है, गाय अपने परिवार में अपने बछड़े को जन्म देती है। इस तरीके से जो है हर जंतु जो सजीव जगत के अंतर्गत आता है वो अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए प्रजनन क्षमता को अपनाता है, प्रजनन की प्रक्रिया को अपनाता है और अपनी ऑफ स्प्रिंग या नई पीढ़ी को जन्म देता है। तो ये बहुत सारे करैक्टर यहाँ पे मैंने आपको बताए थे जो सजीवों से संबंधित हैं। ठीक है बेटा। और लास्ट में सजीव जो होता है सारी अपने जीवन की लाखों जीवन के बाद एक स्टेज में आ जाता है और फिर वो बच्चों को प्राप्त करता है। तो मैं आपके पास सजीव सजीव से हम क्या समझते हैं, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई जीव जंतु जिसमें जीवन पाया जाता है उसको हम लोग सजीव कहते हैं। सजीवों के मेन कैरेक्टर क्या है, मुख्य लक्षण क्या है। सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, अपने जीवन को चलाने के लिए उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो भोजन से हम लोग पूरी करते हैं। भोजन में हम लोग बात करें तो दो तरीके से लोग भोजन लेते हैं जीव जंतु, एक तो स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। इसके अलावा हम लोग जो होते हैं किसी न किसी रूप में हम लोग पैरासाइट होते हैं, परपोषी होते हैं, और हम पेड़ पौधों पे ही डिपेंड होते हैं क्योंकि हमें हमारा जो भोजन है वो हमें पौधों से ही मिलता है। तो इस तरीके से भोजन की पूर्ति कर दी जाती है, यानी कि ऑटोट्रॉफ के रूप में और पैरासाइट के रूप में। दूसरा आता है सभी सजीव श्वसन करते हैं। हमने आपको बताया कि किसी भी लिविंग वस्तु के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सजीव की आवश्यकता होती है कि उसको सांस मिले, श्वसन करेगा। अगर उसको सांस नहीं मिलेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सभी जो है रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, और श्वसन की प्रक्रिया में पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हों, सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन पौधों में केवल एक प्रोसेस ऐसी है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। उस टाइम पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस देता है। अगला है सभी सजीव जगत में उत्सर्जन होता है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों की भोजन की आवश्यकता होती है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी की सारी प्रक्रियाएं बहुत अच्छे से चलती रहें। तो उसके लिए हम लोग जब लेते हैं तो जब फूड का पाचन हो जाता है, स्मेलाइजेशन हो जाता है, बचा खुचा जो एस्क्रेटा होता है उसको हम लोग उत्सर्जन के रूप में एस्क्रेटरी मटेरियल के रूप में अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगला आता है सजीव उद्दीपन के प्रति क्रिया करते हैं। तो मैंने बताया कि कोई भी लिविंग एनिमल अपने आसपास होने वाले उद्दीपन के प्रति क्रिया करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे अभी कि अगर कहीं पे आग जल रही तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, कोई पिन चुप देता तो हम लोग कूद जाते हैं, है ना। इस तरीके से ये बहुत सारी बातें होती हैं। कॉकरोच आपने देखे होंगे, कॉकरोच अंधेरे में भागते हैं, तो अगर उनको कोई लाइट मार दे तो एकदम अंधेरे में भाग जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रक्रिया है उद्दीपन के प्रति। इसके बाद आता है लास्ट में सजीवों में इंद्रियां पाई जाती हैं। तो ये बहुत सारे सजीव हैं, हम सब भी उसी में आते हैं जिसमें जो है इंद्रियां पाई जाती है। इनकी संख्या जो है 5 होती है। इसमें आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ आते हैं। आँख से हम लोग देखने का कार्य करते हैं, नाक से सूंघने का कार्य करते हैं, कान से सुनने का कार्य करते हैं, त्वचा से स्पर्श का कार्य करते हैं और जीभ से स्वाद लेने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सभी सजीवों में वृद्धि होती है। तो अगर वृद्धि नहीं होगी तो कोई भी जीव जंतु फिर बढ़ेगा कैसे, छोटे से बड़ा कैसे होगा, अपनी दैनिक क्रियाएं पूरी कैसे करेगा। तो इसलिए सजीवों का कैरेक्टर होता है वृद्धि, वो एक निश्चित समय तक उनमें वृद्धि होती रहती है। सजीवों में प्रजनन, ये सजीवों का सबसे मुख्य कैरेक्टर है क्योंकि किसी भी जीव जंतु को अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है और उसको हम लोग प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो आई होप मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जितना लेक्चर आपको आज दिया है ये सजीव से यहाँ पे शुरुआत हुई है। अभी आपके सिलेबस में सजीव को जो है आगे जोड़ा जाएगा, उसमें सजीव जगत करके लिखा हुआ है। सीटेट में सजीव जगत करके आता है और हमारे यूपी टेट का जो सिलेबस है उसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे करके आता है।
तो उसको मैंने यहीं से जोड़ा है। अगर मैं एकदम आपको आके शुरुआत में ही पढ़ाने लगता पेड़ पौधे और जीव जंतु तो आप लोग नहीं समझते, लेकिन उसको यहाँ से जोड़ के पढ़ाया जाएगा कि आप सबसे पहले ये समझ जाएं कि सजीव क्या होता है और सजीव के करैक्टर क्या क्या होते हैं। इसके बाद मैं आपको वहाँ पे कुछ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ से यूपी टाइप में और सी टाइप में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने इसको आपको बहुत ईजी वे में पढ़ा दिया है। मैं इसको और भी कई तरीके से पढ़ा सकता हूँ। हायर एजुकेशन में जब मैं क्लास लेने जाता हूँ तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डीपली और विस्तार के साथ पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्लास के हिसाब से पढ़ाया जाता है। आप एक प्राइमरी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो मैं उसी लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे जितनी आवश्यकता है आपको यहाँ पे यूपी टेट के हिसाब से उतने कंटेंट मैंने दे दिए हैं। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।